था एक फैशन डिजाइनर देखने जा रही है। यस, बीच में एक्चुअली ब्रेक हो गया सेशन। यस, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डिसेबिलिटी पेंशन है ना, जो ब्लाइंड पर्सन हैं आप लोग उस पर काम कर सकते हैं और उनकी डिसेबिलिटी के लिए उनकी पेंशन का फॉर्म भी भरा सकते हैं। और जो मैं बता रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर भी इस तरह की पेंशन का प्रावधान है और आप उनका एप्लीकेशन भर के जमा कराएं। और मैं 2 एक्ट आपके और रेफर किए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, और दूसरा राइट टू सर्विस एक्ट। सर्विस एक्ट में क्या है कि हर सरकारी संस्थान एक तय करके देता है कि कौन सी योजना, कौन सी सर्विस कितने दिन में दी जाएगी। जनरली क्या होता है, हम यहाँ पर भी देखते हैं कि कोई भी पेंशन अप्लाई करता है, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, आज अप्लाई किया 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, लोगों की पेंशन नहीं लगती। तो कोशिश करिए एज अ सोशल वर्कर, यस, एज अ सोशल वर्कर आप जो है एक्टिविस्ट भी का भी रोल प्ले करिए। हाँ कविता, यस, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोल, यस यस, आप अपनी कोई अनुपम क्वेरी को पोस्ट कर दीजिए, ठीक है, मैं इसको पढ़ के आंसर कर दूंगा, है ना, बीच में। यस, तो मैं ये कह रहा था कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी बनिए और कोई भी जो भी काम करें उसके बारे में सूचनाएं इकट्ठी करें, और कोई काम नहीं होता तो उसके फॉलोअप में जरूर करें। फॉलोअप दोनों रिटर्न में भी कर सकते हैं, और जनरली जो सर्विस एक्ट है उसमें आप तय करके देख लें पहले ही कि आज एप्लीकेशन जमा करने के बाद कितने दिन लगते हैं किसी पेंशन को अलॉट होने में। अगर उस दिन तक अलॉट नहीं होती है तो फिर आप फॉलोअप में अपने आरटीए का भी यूज करिए, और पर्सनल फॉलोअप में अधिकारियों से भी, जो अलग अलग लेवल के अधिकारी होते हैं, शुरू के डीलिंग हैंड होते हैं, आप डीलिंग हैंड से पता कर सकते हैं। नहीं पता चलता है तो आप सीधा समाज विकास के जो डायरेक्टर है, निदेशक, उप निदेशक है, उनसे भी मिलिए। जब आप इनसे मिलेंगे तो हो सकता है कि आप अपने अच्छी तरह से कन्वे कर पाए, और किसी एक व्यक्ति के कार्य के लिए जब जाते हैं या फॉलोअप करते हैं, हो सकता है उन अधिकारियों को नीचे का स्तर ही नहीं पता हो कि कहाँ कहाँ पर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि आज के समय में अधिकारियों की भी कमी है, स्टाफ की भी कमी है, तो ओवरलोडेड होते हैं, तो नीचे का पता ही नहीं चलता है। तो कोशिश करें उनको कन्वे भी करें, और जब आप किसी के लिए फॉलोअप कर रहे हो तो अधिकारियों के संपर्क में रहें, वरिष्ठ अधिकारियों के एज ए स्टूडेंट संपर्क में रहें। उससे क्या होगा, आप सीखेंगे भी। और कोशिश करें जब आप अपने कम्युनिटी कैंप्स कर रहे हैं या डिपार्टमेंट में कैंप्स कर रहे हैं, या हो सकता है आप थर्ड मेथड जो भी हम सोशल केस वर्क डिस्कस कर रहे थे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जब आप प्रैक्टिस करें, तो उन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मेथड प्रैक्टिस करते समय इन अधिकारियों को अपने फील्ड में बुलाएं भी, उनको इनवाइट करें और बोलिए कि आप अपना संबोधन दें उन कम्युनिटी में, चाहे वो गांव हो, चाहे कोई पंचायत के द्वारा किया गया कार्यक्रम हो, या कोई स्कूल कॉलेज में भी क्यों ना हो। तो जब आप उन अधिकारियों को मिलाएंगे तो आपकी अधिकारियों के साथ भी एक अच्छी रेपो बनेगी, आप जानेंगे, एक संबंध स्थापित होंगे, और कोई एक कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए जब आप कर रहे थे तो हो सकता है कि वही सारी चीजें आप एक पूरे गांव में बड़ा कैंप लगवा पाए, और हो सकता है पूरे गांव में 10, 20, 25 लोग हों जिनको की डिसेबिलिटी पेंशन की जरूरत हो, जिनको की बीपीएल कार्ड की जरूरत हो सकता है कि आप बड़े स्तर पे भी इस कार्य को कर पाए। तो केस वर्क का एक एग्जांपल आपने ही लिया था, आप ही के उसको एग्जांपल को मैंने डिस्कस किया। कुछ एग्जांपल्स में वैसे रेफर कर देता हूँ केस वर्क में, जैसे एचआईवी पॉजिटिव्स के केसेस हैं, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कैंसर पेशेंट्स है ना, आप जो है ये हेल्थ सेक्टर हो गया, साइकेट्रिक केसेस है जिसमें कि मेंटल डिसऑर्डर है ना, फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस है ना, वो भी केस वर्क में डिस्कस किए जा सकते हैं और उनको प्रैक्टिस किया जा सकता है। कविता का शायद कनेक्ट नहीं हो रहा, बार बार कोई दिक्कत है, मैसेज आ रहा है इसमें। हाँ, अरविंद ने क्वेश्चन पोस्ट कर दिया है बीच में कि पेंशन बनाने के लिए ब्लाइंड हो या मंद बुद्धि हो तो डॉक्टर की अथोराइज्ड के बाद पेंशन बनती होगी। सर हाँ बिल्कुल ठीक है, इसकी एक प्रक्रिया है, फॉर्म भरना पड़ेगा और इसका एक बोर्ड होता है हर जिले में। सिविल सर्जन, जैसे यहाँ चंडीगढ़ में तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है, वहां पे हो सकता है सिविल सर्जन होगा, और सिविल सर्जन के अधिकार क्षेत्र में कमेटी होती है जो हर व्यक्ति को शायद फिजिकल इंटरव्यू करती है, चाहे डिसेबल्ड हो चाहे कोई भी हो, और उस डिसेबिलिटी
उसको एसेस किया जाता है, उसकी रेटिंग की जाती है, कितने % डिसेबिलिटी है, उस हिसाब से ही कार्य होता है। तो कोशिश करिए अब अपना एक अगला ऑब्जेक्टिव बनाइए सभी लोग, सारे स्टूडेंट्स। जैसे मैं पहले कह रहा था ना कि जब आपने मेथड्स चूज किया, आपने केस वर्क चूज किया, आपने इस तरह की प्रैक्टिस किया, तो अब आप ये बनाइए डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के ऑफिस से कितनी तरह की पेंशन आपके जिले में मिलती है, और अगली बार एक लिस्ट बना के लाइए कितनी पेंशन, कितने तरह की, कौन कौन पेंशन ले सकता है, और वो पेंशन का अमाउंट क्या है आपके जिले में या राज्य में, है ना। इसको पता करिए और उसका एक फॉर्म भी कलेक्ट करके लाइए। उनका फॉर्म या अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो आप इंटरनेट से इकट्ठा करिए, नहीं तो कोशिश करिए उस डिपार्टमेंट में जाके विजिट करिए और वो फॉर्म भी कलेक्ट करके रखिए। और इस तरह के फॉर्म्स का एक बैंक बनाइए, है ना, वो डिपार्टमेंट में शेयर करिए, दूसरे स्टूडेंट को शेयर करिए, और एक नॉलेज नेटवर्क है, ये डेवलप हो जाएगा आपको, तो फिर हर चीज के लिए आपको भागना। तो मैं एग्जांपल्स जो है केस वर्क के दिए इतने सारे, उसमें मैं कुछ एक एग्जांपल और रेफर कर देता हूँ। जैसे जेल में आपने जब जो कन्विक्टेड है या अंडर ट्रायल्स, उनके साथ काम करना है, तो उनके साथ भी सिंगल एज अ पर्सन काम कर सकते हैं। और मकसद यही होता है किसी एक व्यक्ति की समस्या को समझना, समस्या को समझ के उस समस्या का जो निदान है उसके बारे में सोचना, उसकी एक प्रक्रिया को तैयार करना कि वो कौन सी प्रक्रिया होगी, और उसमें उस व्यक्ति को, मतलब अपने क्लाइंट को आगे चलने में सपोर्ट सिस्टम देना, बजाय कि आप उसका हाथ पकड़ के उठाएं, वो चीजें लाएं और उनको पकड़ाएं। तो इसमें क्या है कि अपने क्लाइंट की कैपेसिटी को आपने धीरे धीरे बढ़ाना है, और उसकी समस्या को उसको समझ में आना चाहिए, और अपने समाधान के लिए उसको ही आगे चलना होगा। इसमें हैंड होल्डिंग का काम जो है वो एज अ सोशल वर्कर, एज अ सोशल केस वर्कर आपको करना है। सेकंड मेथड आपने सही बोला था कि ग्रुप वर्क, है ना। तो ग्रुप वर्क के बारे में कोई बोलना चाहेगा हिंदी में? यस प्लीज, प्लीज, यस। कोई ग्रुप वर्क को समझाए, मुझे भी समझाए थोड़ा, मैं भी समझ में आऊं। यस सर। यस, चंद्रवीर, चंद्रवीर के अलावा भी कोई बोलना चाहेगा? वैसे मुझे कोई माइंड नहीं करूंगा, चंद्रवीर शेयर करें, बट कोई और भी बोले अच्छा लगेगा। 20 लोग की क्लास। सर मैं शेयर करूं सर? यस करो शेयर। सर, जब किसी कॉमन समस्या को लेकर के हम किसी समुदाय के लोगों को ग्रुप में इकट्ठा करते हैं और उस समस्या का समाधान उन लोगों के साथ मिलकर के करते हैं, जो प्रारंभिक स्टेज में उस समस्या को कैटेगराइज किया जाता है, फिर उसके निदान के लिए क्या क्या हमारे पास संसाधन है उनको इकट्ठा किया जाता है, उसके उपरांत उस समस्या पर काम किया जाता है और लास्ट में उसको समस्या को सोल्व किया जाता है। यस, वेरी गुड, अगेन क्लैप टू हिम। कोई और शेयर करना चाहेगा इसी परिभाषा को अपने शब्दों में? कोई और बोलना चाहेगा या इन्हीं शब्दों में बोलना चाहे? आई डोंट माइंड अगर आप रिपीट भी करना चाहें, प्लीज रिपीट। यस। नमस्कार सर। नमस्कार योगेश। सर, ग्रुप वर्क के लिए जैसे हम किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ पे लोगों की जो समस्या होती है तो उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। जितने लोगों की एक जैसी समस्या होती है उस ग्रुप को क्रिएट करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और उनके निदान के लिए कार्य किया जाता है सर। वेरी गुड, इसको ग्रुप। कोई एग्जांपल देंगे योगेश? जैसे सर, किसी कम्युनिटी में जाने के बाद कहीं पे देखे जाते तो कई बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी के लिए जितने लोग बेरोजगार होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। उनके लिए फिर अलग अलग तरह की योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से, उनको उससे अवगत कराया जाता है सर। ठीक है, मैं अब इसमें एक चीज आपसे पूछूंगा, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप वर्क की वो बताइए जो आप सोचते हैं या समझते हैं या सोच के प्लान करते हैं कि किस तरह के लोग इस ग्रुप में आएंगे। वो एक चीज बताइए, वन कैरेक्टरिस्टिक, द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि ग्रुप को बनाती है आगे चल। यस, सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालिए। सर, समूह में सदस्यों की एक जैसी रुचि होती है। वेरी गुड, वेरी गुड अनुपम। और कोई बोलेगा दूसरा? समूह के सदस्यों में सर एकता भी होती है। क्या होती है? एकता सर, एकता, यूनिटी सर। वेरी गुड। मैं अब एक चीज सर जैसे, हाँ वेरी गुड, मोनिका बताइए। हाँ बताइए सर। जैसे कि हम फील्ड पे जाते हैं, सभी एक ग्रुप में कार्य करते हैं, कम्युनिटी में जो भी कार्य या फंक्शन वगैरह करना होता है सभी मिलके करते हैं एकता के साथ। चलो वेरी गुड मोनिका। कोई और? कनिका। सर, हम की भावना। वेरी गुड, वी फीलिंग, अमेजिंग। एनीबॉडी एल्स? और एक विशिष्ट उद्देश्य भी होता है उनका। क्या उद्देश्य होता है?
विशिष्ट उद्देश्य को लेकर वो साथ चलते हैं ना। ओके, वेरी गुड। तो ओवरऑल देखिए बहुत अच्छा है, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आप लोग डिस्कस करें और हम इसको शेयर करें और इस पे और अच्छा सा डिस्कशन बढ़े, क्योंकि पर्पस इंटर्नशिप में क्या होता है, बुक नॉलेज नहीं है। आप बुक की जो नॉलेज है या जो क्लासरूम से वो आप पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि आपके विषय जो सब सारे दिमाग में भरे हुए हैं, तो इसको डिस्कशन से इंटर्नशिप में और अच्छा सा किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है, नए नए वर्ड्स के साथ इसको ऐड ऑन किया जा सकता है और उसको प्रैक्टिस भी किया जा सकता है। ग्रुप वर्क की डेफिनेशन, परिभाषा जो है आपने ही बताई और बहुत अच्छे शब्दों में योगेश ने, चंद्रवीर ने शेयर किया। आपने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो ग्रुप वर्क की हैं वो आपने बताई हैं। तो मैं एक ही वर्ड में इसको जो है समाहित कर देता हूँ, ग्रुप वर्क में जो भी चीजें हैं उन सबकी जो मूल भावना या मूल चीज वो है समानता, है ना। वो सारी मतलब होमोजेनिटी होनी चाहिए, वो समस्या एक जैसी होनी चाहिए, वो जेंडर में एकता होनी चाहिए। ग्रुप बनेगा कैसे? अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हम सोशल वर्क को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। कोई भी ग्रुप, चाहे वो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, चाहे पूरी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट का ग्रुप हो, तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप बनता है उसमें कुछ कॉमनैलिटीज होती हैं और उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, कहते हैं ना कि वो क्या होता है 1/2 नीचे 2, वो सबका सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए, भले ही कई चीजों में भिन्नता हो, तो ग्रुप बन जाता है। अब एग्जांपल्स आपको मैं कुछ एक दे देता हूं, जैसे आपने भी एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, अनएम्प्लॉयड यूथ का ग्रुप हो सकता है, इसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। एग्जांपल्स लीजिए, हॉस्पिटल से शुरू करते हैं, है ना। हॉस्पिटल में क्या है, जब आप जाते हैं अपने फील्ड वर्क में या कोई कल आपको जॉब मिलती है, एज अ काउंसलर जॉब मिल जाती है, या एज अ मेडिकल सोशल वर्कर या साइकियाट्रिक सोशल वर्कर या सोशल वर्कर के बतौर जॉब मिलती है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आपको वहां हो सकता है काउंसलिंग का काम दिया जाए, हो सकता है आपको काम होम विजिट्स का दिया जाए, हो सकता है आपको काम काउंसलिंग के साथ साथ होम विजिट के साथ साथ वार्ड में जाके उनको अटेंड करना, उनकी केस स्टडीज लेना, उनके बारे में जानना, इस तरह का भी काम दिया जा सकता है। मैं इस तरह के स्टूडेंट्स को चंडीगढ़ में देखता हूँ जिन्होंने इस तरह की जॉब्स ले रखी हैं, पीजीआई में है, मेडिकल कॉलेज में है, तो वो इस तरह के काम, चाहे वो हार्ट के ट्रांसप्लांट के केस हो, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर में हो, चाहे वो साइकियाट्रिक वार्ड में हो, चाहे वो आपके जनरल वार्ड्स में हो, रिसेप्शन से लेके स्पेशलाइज्ड वार्ड तक मेडिकल सोशल वर्कर्स अपॉइंट हुए हैं और होते रहे, और यहाँ पर हम लोग इनको मिलते भी रहते हैं। तो उनका क्या काम है, वही देखते हैं कि जब किसी की समस्या एक जैसी है और वो कई लोगों की है, तो वो धीरे धीरे ग्रुप फॉर्म करते हैं, उनके इंटरेस्ट, उनकी परेशानियों को देखते हुए, उनके जेंडर को देखते हुए, वही कॉमनैलिटी जो मैंने बोला ना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। उसमें क्या होता है, इंटरवेंशन कॉमन होती है, एक ही चीज सभी लोगों पे लागू होती है, और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। कौन बोलेगा? यस, हु विल शेयर द बेनिफिट्स, जो आउटकम है, जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं, या इसके जो। हेलो सर। हाँ बताइए। एक जैसी समस्या होने पर सर अलग अलग रिजल्ट से एक साथ मिल जाते हैं सर। मतलब जो है आपका इंटरवेंशन कॉमन है, एक तो समय बचता है, दूसरा जो क्लाइंट्स हैं आपके, अब तो ग्रुप में क्लाइंट्स है ना, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, उनका इंटरवेंशन जब कॉमन है तो रिजल्ट्स भी जो है बहुत अच्छे आने की संभावना आती है। और जो ग्रुप है उसमें मोटिवेशन फैक्टर होता है। मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल इस तरह से कहूंगा, जैसे HIV का केस लीजिए। क्यों मैं HIV का जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि स्टिग्माइज्ड बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जब लोगों को पता चलता है तो गांव में या किसी शहर में भी जब किसी को पता चलता है तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, उनको बहिष्कार कर देते हैं, या उनको अपने साथ बैठने नहीं देते, जॉब से निकाल देंगे, घर में भी लोग परेशान करने लगते हैं, मोहल्लों में परेशान करते हैं। HIV का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ, जनरली सोशल वर्कर्स के केस में इस तरह की समस्याएं लोग डील करते हैं हॉस्पिटल्स, ART सेंटर्स। तो HIV पॉजिटिव है, मान लीजिए पता चला A पर्सन HIV पॉजिटिव है, आपके पास आया, आपने उसको काउंसिल कर रहे हैं, फर्स्ट फेज है, रेपो बिल्डिंग का एक्सरसाइज चल रहा है ना, आप उससे बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है, कहाँ से कैसे इन्फेक्शन हुआ नहीं हुआ, वो सब स्टोरीज आपको शेयर कर रहे हैं एज अ क्लाइंट, विद अ फीलिंग दैट यू विल लिसन टू हिम। क्योंकि क्या है, इस तरह की समस्या से ग्रसित लोगों को कोई सुनता ही नहीं है, समय नहीं देता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में यही है कि लोग, परिवार के लोग हों चाहे आपके दूसरे अपने लोग हों, किसी भी समस्या से परेशान जो व्यक्ति है उसको सुनते नहीं। तो व्यक्ति फील करता है समवेयर अकेला, और उसको चाहिए होता है कि वो अपने सारे गुबार निकाल दे। तो एज अ काउंसलर, एज अ सोशल वर्कर जो है वो आपसे सारी चीजें शेयर करता है। जब वो शेयर कर देता है तो वो अपनी
मना स्थिति शेयर करता है, परेशान व्यक्ति है और उसको इलाज भी चाहिए और उसको सोशल सपोर्ट भी चाहिए। जब उसको लगता है कि मैं ही बेचारा हूँ, मैं ही पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में, हो सकता है उसको ये नहीं पता हो कि HIV पॉजिटिव जो है काफी सारे लोग हो सकते हैं। तो जब आप एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें 2 और HIV पॉजिटिव मिल जाते हैं या 4 और HIV पॉजिटिव मिल जाते हैं, अभी एक ग्रुप बन जाता है। जब वो देखता है कि अरे मैं ही बीमार नहीं हूँ, मेरे साथ ये 4 लोग और हैं, तो उसको थोड़ी हिम्मत आ जाती है जीने में और एक दोस्ती सी बन जाती है आपस में। वो सारे लोग जो हैं उनको लगता है कि हम सब बीमार हैं और एक हिम्मत ये आती है कि मैं अकेला बीमार नहीं हूँ ऐसी बीमारी से, और मैं और भी लोग हैं इस तरह से। और जब 5 लोग का ग्रुप या 3 लोग का ग्रुप वो बन जाता है काउंसलर के द्वारा या सोशल वर्कर के द्वारा, तो जब उनको रहता है तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा जो इलाज वो ले रहे हैं उसमें विश्वास बढ़ता है। अकल वो अकेला होता है तो उसको लगता है पता नहीं मैं ठीक हूँगा कि नहीं हूँगा, मैं मर जाऊंगा। कई बार ऐसे केसेस में मैंने चंडीगढ़ में भी देखा है, क्योंकि मेरा काफी लंबा अरसा हो गया इस तरह की चीजों को डील करते हुए। कई लोगों ने सुसाइड किए हुए हैं, सुसाइड किए हुए। क्यों सुसाइड किए हुए? क्योंकि जब आज पता चला कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो उसे लगा कल मैं अपना चेहरा लेके समाज में कैसे जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सोशल वर्क इंटरवेंशन में जब आप क्लाइंट के साथ बात करके उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं अरे आपके साथ एक और ऐसे फैमिली है जिनके यहाँ 2 पॉजिटिव हैं, तो उनको लगता है नहीं मेरे साथ कोई और हिम्मत पड़ जाती है। 1 1 11 कहते हैं ना, तो 11 हो जाते हैं। अब जब ग्रुप बन चुका है आपका, और जब आप ग्रुप को जो है किसी नेटवर्क से इंट्रोड्यूस करा देते हैं, हरियाणा में भी कोई ना कोई नेटवर्क होगा, मैं 100% श्योर हूँ, मैं नाम तो नहीं जान सकता यहाँ से बता सकता हूँ, लेकिन चंडीगढ़ में चंडीगढ़ नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव लिविंग है, तो हरियाणा नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव लिविंग होगा, दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव लिविंग है, DNP प्लस है, राजस्थान का है, तमिलनाडु का है। पूरे कंट्री में हर राज्य के नेटवर्क हैं जो पॉजिटिव लोग हैं, और डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क्स होते हैं। एज अ सोशल वर्कर जब आप इस व्यक्ति को जो पॉजिटिव है उसको नेटवर्क से इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो पता चलता है कि पूरे जिले में 300 लोग पॉजिटिव है। जब वो 300 लोग पॉजिटिव के बारे में जानते हैं तो वो एक स्ट्रेंथ हो जाती है, ताकत हो जाती है, वहां पे नेगोशिएशन और बार्गेनिंग हो जाती है। तो कोई भी किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, आप उसको दयनीय दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, उनको परेशान नहीं कर सकते, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और मैं ही ले लेता हूँ, CNP प्लस का। किसी जमाने में 2008 में जब पॉजिटिव्स आए, 2-3 आए, उन्होंने ग्रुप बनाया, धीरे धीरे आज ये 300-400 लोग का पॉजिटिव नेटवर्क चंडीगढ़ में। अब क्या है, उनकी दवाइयां दी जा रही हैं, हम लोग ने उनको लोन देना शुरू कर दिया चंडीगढ़ में बैंक के माध्यम से। HIV पॉजिटिव को 10 लाख का 10 लोग को लोन दिलाया हुआ है जो कि अपना काम कर सकते हैं। किसी को 50,000 का लोन दिलाया, वो अपना काम कर सकते हैं, तो अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, अपनी बीमारी का सरकार से फ्री इलाज करा सकते हैं, नेटवर्क में रह के अपनी दोस्ती रख सकते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को सुन सकते हैं, और महीने में एक बार वो अपनी कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो आज वो समाज जो है HIV पॉजिटिव का, जो मैं देखता हूँ 12 से 14 साल पहले जब चेहरा छुपाते थे, उन लोग को कोई किराए के घर नहीं देता था, घर से लोग बाहर निकाल देते थे, तो आज उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। आज वो किराए पे ले लेते हैं, उन्होंने बड़े जगह किराए पे ले रखी है और अपने आपस में लोग को रखते हैं, साथ में रखते हैं। अभी जस्ट बीच में जब सेशन ब्रेक हुआ तो मेरे ऑफिस में ट्रांसजेंडर की चंडीगढ़ की हेड आई हुई थी, है ना। चंडीगढ़ में एक मठ है ट्रांसजेंडर्स का, जो यूनक्स बोलते हैं, यूनक आपने सुना होगा, हिजड़ा समूह, उनकी हेड आई हुई थी। क्या है, हमने यहाँ पे बायलॉज नोटिफाई किए, उसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल प्रावधान करा दिए चंडीगढ़ में। उनके 3 लाइसेंस बन चुके हैं स्ट्रीट वेंडर को, चाय बना के बेच सकते हैं। वो कहते हैं हम ताली बजा के पैसा नहीं मांगेंगे ट्रैफिक लाइट पे, लेकिन चाय बना के बेचना चाहते हैं। 3 लाइसेंस हमने चंडीगढ़ से रिन्यू बनवा दिए इनके। कल ही जो है एक ट्रांसजेंडर का लोन हो गया है 50,000 का स्टेट बैंक से, उन्होंने अपना सैलून खोल दिया है, छोटा सा सैलून किसी कम्युनिटी में। अभी 2 ट्रांसजेंडर और आए हुए थे कि हम पढ़ना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, फैशन बुटीक करना चाहते हैं। तो क्या है, जैसे HIV पॉजिटिव की समस्या बताई मैंने, ऐसी ट्रांसजेंडर की समस्याएं बहुत है, स्टिग्मा है। जैसे ही पता चलता है कि बच्चा जो है नॉर्मल मेल और फीमेल की कैटेगरी में नहीं आता है, कि उसका लिंग जो है ट्रांसजेंडर है, तो फैमिली क्या करती है, सबसे पहले उस बच्चे को कोशिश करती है, क्या करती है बताइए, क्या करती है, कोई बोलेगा? छोड़ देते हैं सर, कहीं छोड़ देते हैं, चाहे वो कितना ही प्रिय बच्चा हो, दिल पे पत्थर रख के वो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि समाज उनको जीने नहीं देता है। समाज उनको उस दृष्टि से देखता है जिससे कि वो दिल से परेशान हो जाते हैं। तो इन बच्चों को कौन लेके जाता है? इनको मठ के लोग ले जाते हैं, और जब इनको पता भी चलता है घर से बच्चों को उठा ले जाते हैं। तो ये यहाँ की ट्रांसजेंडर हैं, बैंगलोर से हैं, और वो क्या करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके जितने मठ में बच्चे, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स का कोर्स कर रहा है,
और यकीन नहीं होगा, यहाँ पे एक मास्टर्स इन सोशल वर्क का कोर्स मेरा स्टूडेंट भी रहा है इग्नू में, है ना। उन्होंने MSW भी कर लिया है, अब वो PhD के रास्ते पे चले हैं। क्यों? क्योंकि वो बदलाव लाना चाहते हैं। धीरे धीरे आप देखिए, यूपी में CM ने बोला कि पुलिस में ट्रांसजेंडर्स को भर्ती करेंगे, यहाँ पे ट्रांसजेंडर बोर्ड बन चुका है। ये कैसे बन रहा है? हमारे जैसे, आप जैसे लोग स्टूडेंट कल ऑफिसर्स बनेंगे। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे, सोचेंगे, और जब आप अपनी पोजीशन पे डिसीजन लेने की क्षमता में होंगे, तो आप इनके लिए डिसीजन अच्छे अच्छे लेंगे। अगर आप ही इनसे कतराएंगे, बात नहीं करेंगे, तो ये समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो आप इसको देखिए, ग्रुप वर्क में HIV पॉजिटिव के साथ करिए, ट्रांसजेंडर के साथ ग्रुप वर्क करिए। इवन मैं जो सबसे उस दृष्टि से क्या बोलते हैं, सबसे निचली दृष्टि के दर्जे से हम देखते हैं, जो महिलाएं आपके सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है ना, जो उनको क्या बोलते हैं, आप उनके लिए काम करिए। आप उनके लिए काम करिए जो ट्रैफिक वुमेन है, ट्रैफिक चिल्ड्रन है, जिनको कि नेपाल से, बिहार से, बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से खरीद के हरियाणा में लाया जाता है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा मैरिज के पर्पज से खरीद के लाया जाता है दूसरे राज्यों से। उसके कई सारे रीजंस हैं, तो आप इन पे काम करिए, रेड क्रॉस के साथ काम करिए ट्रैफिकिंग पे, है ना। और कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं मैंने जो आपको दे रखे हैं। इनके अलावा वही एग्जाम्पल्स जो हैं हर एरियाज ऑफ सोशल वर्क, चाहे वो आप कहीं से काउंट कर लीजिए। प्रिजन में काम करना हो, प्रिजन में मिलेगा। साइकेट्रिक सोशल वर्क के फील्ड में आप जाएंगे जहाँ पे लोग नशे से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं 2-2, 3-3 महीने के लिए, रिफॉर्मेशन होम्स में है, चिल्ड्रन होम में है, नारी निकेतन में है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप वर्क जो है हर जगह एप्लीकेबल है। डिपेंड करता है कि आपका क्षेत्र कौन सा होगा, आप किस क्षेत्र के लिए अपने आप को बनाना चाहते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ग्रुप वर्क में एक अच्छी ताकत यही है कि जो आप भी इंटरवेंशन करते हैं वो पूरे ग्रुप के ऊपर लागू होती है, और जो आउटकम्स है उसमें एक दूसरे को पूरे ग्रुप में लोग प्रभावित करते हैं। प्रभावित का मतलब नेगेटिव साइड में नहीं, बट मोटिवेट करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। जब एक के लाइफ में चेंज आता है तो वो दूसरे से प्रेरणा लेके अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। और इसमें बिहेवियर चेंज, मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज, ये सारे भी पैरेलल जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं एक छोटे से एग्जांपल्स और ले लेता हूँ। जैसे अपनी फैमिली के आसपास ही चले जाइए, मोहल्ले में चले जाइए, कोई नशा करता है ना, किसी एक को समझाएंगे वो नहीं समझेगा, वो आपको समझाने लगेगा, उसके अच्छे फायदे बताने लगेगा, है ना। जब आप देखेंगे मोहल्ले में 2, 3, 4, 5, 6 लोग का ग्रुप बनाइए और उनसे डेली बात करिए कि आपने उसे कौन छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता है। पहले उनसे बात करिए, उनको ये नहीं पूछिए कि मजा आता है, कि क्यों परेशानी होती है या क्या। आप सबसे उनसे पूछिए क्या आप इससे परेशान हैं, नहीं है। हो सकता है उसमें से कुछ लोग बोलेंगे मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो ऐसा जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो उनको मोटिवेट करता है उस रास्ते पे आगे जाने के लिए। हो सकता है ग्रुप में से 5-6 लोगों में से 2 लोग चाहते हो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। अब जो उसने तय कर लिया कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, आप उसका कमिटमेंट जो है स्ट्रॉन्ग कराइए, उसको मोटिवेट करिए। बिहेवियर चेंज की मॉडिफिकेशन के कई एग्जाम्पल, जैसे रास्ते बदल देना। मैं एक स्मोकिंग का एग्जाम्पल देता हूँ। कई लोग कहते हैं मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पाता हूँ। क्यों? वैसी संगत मिलती जाती है। ठीक है, आप उनके रास्ते चेंज कराने की बात करिए कि जिस रास्ते से आप निकलते हैं, जिस रास्ते से शॉप्स पढ़ते हैं, चेंज करिए। आप अपना टाइमिंग चेंज करिए। आप उन लोगों से मिलना कम कर दीजिए जिनके साथ आपकी बातचीत होती है ना। ओके, मूलराज जी ने FSW डाला है, हाँ मुझे याद आ गया, फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, तो फीमेल सेक्स वर्कर्स है ना, उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। इवन कोई भी कहे, है ना, कुछ भी कहे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में आए हैं वो ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए बने हुए हैं। कई बार लोग सोचते हैं, मैं अपने क्लासमेट्स की भी बात करूं, पुराने हमारे रहे हैं, जब हम जाते थे फील्ड वर्क में, तो कई ऐसे कॉलोनीज में मैं गया हूँ, जैसे चंडीगढ़ के बारे में अगर कोई जानता है, आई डोंट नो, बट कॉलोनी नंबर 5 यहाँ की बहुत पॉपुलर कॉलोनी होती है ना, जो कि अब पूरी की पूरी रिहेबिलिटेट कर दी गई है, धनास मलोया। अब वहाँ कॉलोनी के नाम पे कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं। 2004, 5, 6 में जब मैं खुद पढ़ता था, मैं उस कॉलोनी में एज अ फील्ड वर्क के लिए गया। और किस तरह के फील्ड वर्क के लिए गया हूँ? FSWs के लिए गया। मैं और मेरी क्लासमेट एक थी चंडीगढ़ में, पटियाला में, तो हम लोग चंडीगढ़ का ही फील्ड वर्क करते थे। तो उस कॉलोनीज में क्या था, एक फीमेल सेक्स वर्क का पूरा नेटवर्क था और एक टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट चलता था किसी NGO के माध्यम से। तो हम उस NGO के माध्यम से उनके घर गए हुए, उनकी स्टोरीज को जानना, क्यों करते हैं, कौन मोटिवेट करता है, अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं तो कौन परेशान करता है। कई बार तो उनकी फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज में।
वो चाहते हैं कि वो पैसे कमा के लाएं, बच्चों को पता नहीं होता है। तो कोशिश करिए आप इस तरह के उसमें जाइए, इंटरेक्ट करिए। और सबसे बेस्ट, और जो मैं एक चीज बोलूंगा, जो चीज आपने ध्यान रखनी है वो है किसी की इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करिए, किसी की इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करिए, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल लागू होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल लागू होता है। आप कभी किसी की बात को नहीं शेयर करें। अपनी डायरी में अगर मेंटेन करते हैं तो डायरी में लिखें, इसलिए शेयर नहीं करें। कई बार क्या होता है, ऐसे ही केसेस में इंफॉर्मेशन रिवील हो जाती है, और जब इंफॉर्मेशन पब्लिक में रिवील हो जाती है तो लोग अपने आप को घृणित महसूस करने लगते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसे केसेस हमने चंडीगढ़ में भी देखे हैं, अपने इन अराउंड में देखे कि जहां पर लोगों ने काम किया और एनजीओ ने नाम रिवील कर दिए, किसी के न्यूज़पेपर में छप गए, तो उन लोगों ने सुसाइड तक किया। तो ऐसा नहीं करना है। किसी आपने किसी का नाम नहीं लिखना है डायरी में। आप ABC कुछ भी नाम से या किसी और नाम बदल के उस क्लाइंट का नाम लिख के रिपोर्ट में लिखिए, बट जो है कभी भी उनके नाम को और लोकेशंस को रिवील नहीं करें। क्योंकि क्या है, इसमें पुलिस है, इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गैर सामाजिक, गैर अराजकता बोलेंगे, मतलब जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं और वो इनका गलत फायदा उठाते हैं और लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं, तंग भी करते हैं। तो इस तरह की चीजों से दूर रहें। तीसरा मेथड मैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, जो मेरा फेवरेट है ना। मतलब आपका फेवरेट बन सकता है कि आप किस चीज के लिए बने और किस चीज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कौन बोलेगा, शेयर करेगा? चंद्रवीर ही शेयर करेंगे कि कोई और बोलेगा? यस। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मतलब व्यक्तियों के एक समूह को उनकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, और उनको इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो अपनी सहायता मतलब पाने के लिए वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जाकर मिल सकते हैं और वो उसका मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, कोई महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सारी नहीं, कुछ एक। सर, इसमें समस्या का अध्ययन करके उसकी योग्यता का विकास किया जाता है। वेरी गुड। कोई और बोलेगा? दयावंती जी बोलेंगी, मोनिका जी, कुछ लोग वो भी शेयर करें जो नहीं बोल रहे हैं। आई डोंट माइंड, कुछ भी बोले, हो सकता है गलत बोले, बट शेयर करें। यस, कविता बोल रही है क्या? सामुदायिक भावना सर। हाँ, मोनिका जी बताइए, फिर से बोलिए। सामुदायिक भावना सर। और सर इस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन विशिष्ट नाम होता है सर ऑर्गेनाइजेशन का सर। वेरी गुड। मीनू और बोलेंगी। समानता पाई जाती है सर। गुड, वेरी गुड। मीनू। यस कविता, आप मीनू बताइए। सर, किसी भी समाज की कुछ सामान्य आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को की पूर्ति मतलब करने के लिए वो दूसरे मतलब समुदाय से वो इसकी सहायता ले सकता है। वेरी गुड। अगला कविता हाथ खड़ा कर रही है। यस कविता। ये भी सेशन बीच में, हाँ ये सेशन बीच में फिर ब्रेक होगा, दोबारा शुरू करना होगा, कुछ शायद इसका टाइमिंग आउट हो जाता है। हाँ प्लीज जल्दी से बताएं, फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। सर, समुदाय में जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में पहले पता किया जाता है, फिर उनका संचालन किस प्रकार से किया जाता है, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले समुदाय का संगठन है ना, समुदाय का संगठन। और जो है समुदाय को संगठित कैसे करना है, इसके भी कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। आप लोगों ने कुछ अपने अपने शब्दों में थोड़ा बहुत शेयर किया भी है। देखिए कम्युनिटी जो है कई तरीके की कम्युनिटीज है ना। सबसे पहली यूनिटी जो है, यूनिट जो है समाज में, सोसाइटी में, वो बहुत सारी कम्युनिटीज है ना। उस कम्युनिटीज को अलग अलग शब्दों में परिभाषित भी किया गया है। अब कम्युनिटी किस किस तरह की कम्युनिटी है समाज में, जब आप देखेंगे लोग क्या एक और वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने अपने समुदाय के लोगों ने संगठनों को बनाया हुआ है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, वुमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं महिला परक संगठन, यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या यूथ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग कहते हैं, हाँ कोई बोल रहा है? यस मीनू, आप बोल रहे हैं? सर, विद्यार्थियों का समूह है। हाँ विद्यार्थियों का समूह हो सकता है। वेरी गुड।
यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विद्यार्थियों स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल एरियाज के ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, है ना। कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको मैं कम्युनिटी में ही कन्वर्ट करूंगा कि कई लोग अपनी विशेष जाति के विकास के लिए जो है अपने संगठन बना लेते हैं, है ना। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को रिलीजियस कम्युनिटी कहते हैं, उसको भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अमूमन जो है किसी एक एकल व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है सोशल वर्क में, और किसी एक विशेष ग्रुप के लिए काम नहीं करता, वरन पूरे कम्युनिटी के लिए काम करने की इसमें संभावना है, और इसमें मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए काम करने की जो है प्लान मतलब विकसित किया गया। अब इसमें क्या है, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला, सपोज आप किसी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स की समस्याएं कैसी होती हैं, है ना। स्टूडेंट की समस्याएं कई तरीके की आज डेवलप हुई हैं, जैसे स्ट्रेस है स्कूल में, छोटे स्कूल में बच्चों को प्रेशराइज्ड हैं, और यही प्रेशर जो है स्कूल कॉलेज में होता हुआ यूनिवर्सिटीज में आता है। कई तरह के प्रॉब्लम और यहाँ क्या शुरू होती हैं, व्यवहार परिवर्तन होता है धीरे धीरे, क्योंकि एज ग्रुप है, बच्चे से लोग वयस्क होते हैं, एडोलेसेंट की कैटेगरी से पास होते हैं, यूथ एज में होते हैं, तो यहाँ पे कई तरीके की और समस्याएं डेवलप हो जाती हैं। इसमें नशे की समस्या यहाँ से लगना लाजमी है। यहाँ पे जो है आपका व्यवहार डेविएट, मतलब एग्रेसिव, वायलेंट, इस तरह के व्यवहार, परवर्टेड बिहेवियर, ये सब जो है यहाँ पॉसिबिलिटीज होती हैं। प्लस जो पढ़ाई का स्ट्रेस है, जब नहीं ले पाते हैं तो लोग मेंटली अपसेट भी हो जाते हैं। तो पूरे विद्यार्थी समूह में शुरुआत से लेके एक जब तक यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तब तक एक समस्याओं का अंबार से स्टूडेंट्स घिरे भी रहते हैं, और जो स्टूडेंट इनसे घिरे रहते हैं और अपने समाधान निकाल लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं या कोप अप कर लेते हैं, तो वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो यहाँ से भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और उनका लाइफ एंड डेथ तक का जो है सवाल क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो यहाँ पे काम करने के लिए आपको स्टूडेंट की कम्युनिटी पे जब काम करेंगे तो क्या है, इसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट की समस्याओं को एसेस करना है, और वो अलग अलग लेवल पे है, एक एक लेवल पे नहीं। क्या लेवल हो सकता है, शुरुआती लेवल जब वो स्कूल कॉलेज में इंट्रोड्यूस होते हैं, जब वो अपने परिपक्व मतलब उस स्थान पे पहुंचते हैं, और जब वहां से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, पूरा एक पीरियड है जो कई सालों का हो सकता है। और अब देखिए आज के समय में सोशल वर्कर्स जो है स्कूल में अपॉइंट होने लगे। हमारे टाइम में स्कूल सोशल वर्क को हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने अपने टाइम में किसी स्कूल में देखा नहीं है कि सोशल वर्कर्स स्कूल में अपॉइंट हुए हैं। अब आज की डेट में दोनों साइकेट्रिक फील्ड से पास आउट भी आते हैं और सोशल वर्क के स्टूडेंट्स भी इस तरह के स्कूलों में अब जॉब करने लगे हैं। कॉलेज में तो नहीं है, कॉलेज में ऐसा कोई अभी प्रॉब्लम है, लेकिन स्कूल में डेवलप हो चुका है। और उसका पर्पज ही है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को धीरे से धीरे समझना, उनको हैंडहोल्ड करना, पेरेंट्स और टीचर के बीच का एक समन्वय है, उसमें भी स्टूडेंट्स को हेल्प करना, वो एडजस्ट कर पाए, और जो एनवायरनमेंट है उसको एडजस्ट करते करते धीरे धीरे वहां से अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए और निकले। स्कूल के अलावा जो है दूसरी फील्ड जहाँ पे कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, मैं फिर से वही एग्जांपल्स जो ग्रुप वर्क में थे, लार्जर पर्सपेक्टिव में जब बात करेंगे तो HIV कम्युनिटीज है, पूरी की पूरी HIV कम्युनिटीज के लिए आप काम कर सकते हैं। आप जो है जो मानसिक रूप से पीड़ित है ना, इनकी भी एक धीरे धीरे कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एक अपनी कम्युनिटी है आप उनके लिए। अब चूंकि डिसेबिलिटी जो एक वास्ट फील्ड है, अब जो नया डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया उसमें 21 तरह की डिसेबिलिटीज को समाहित किया गया, और किसी जमाने में शायद 6 या 7 तरह की डिसेबिलिटीज को शायद पहले रखा जाता है। तो अब डिसेबिलिटीज का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा हो गया है, तो अब एक ही प्रिंसिपल पूरी के पूरे प्रोग्राम पे नहीं लग सकता है, तो आपको अब कैटेगराइज भी करना पड़ेगा। इस पे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, ये डेवलप किया गया कि भाई कुछ जो खास डिसेबिलिटीज हैं उनको हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी है, जो आपकी विजुअल डिसेबिलिटी है, ये तो आपको देख के पता लग जाती है सीवियरिटी, लेकिन कई ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो आपको पता ही नहीं चलती कि वो पर्सन पीड़ित है, और लोग उसको नॉर्मल सोचते रहते हैं, और फिर उस तरह का जो है उसके जीवन में अभाव रहता है, और कभी उसको सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल है, सिजोफ्रेनिक है, बाइपोलर है ना, आपके सिजोफ्रेनिक हो गया, बाइपोलर हो गया, और कुछ एक एग्जाम्पल्स में जैसे मैं लूंगा डेफ एंड डम्ब है ना, आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है, लेकिन जहाँ ब्लाइंड है वो आपको पता लग जाता है, तो उनकी ग्रेविटी क्लियर हो जाती है और उनके लिए
जो है काम भी आसान हो जाते हैं। तो कई ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जिसमें हमें नहीं समझ में आता है, तो हमें अब इसके ऊपर भी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी इस कम्युनिटी को फुली एड्रेस करने के लिए, जिससे कि 21 तरह की डिसेबिलिटीज पे समान रूप से सोशल वर्कर्स काम कर सकें। हम उसमें कहीं ग्रेडेशन ना कर दें, ये ज्यादा डिसेबिलिटी तो इसके लिए अच्छा होना चाहिए, उसको नजरअंदाज करें। तो कम्युनिटीज को भी आप पिकअप करें, और कम्युनिटीज के प्रिंसिपल्स में ये है कि आपके जो है इसमें सबको लेके चलना पड़ेगा। आप प्लूरलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए इसमें, किसी एक मतलब एक व्यक्ति को आप लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नहीं है, आप पूरी कम्युनिटी की सेवा भावना से और उनको जो है एज अ सोशल वर्कर सस्टेन कराने के लिए काम करेंगे। कम्युनिटी में क्या और फायदे हो जाते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, और इसका फायदा जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से सीधा सीधा मैं जो हूँ एक रिलेशन सेकेंडरी मेथड में सोशल एक्शन से जोड़ देता हूँ। क्यों? जिस कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है उसको सोशल एक्शन सेकेंडरी मेथड में जोड़िए, जहां पे वो चीजें नहीं हो पा रही हैं आप उस कम्युनिटी को जो है सोशल एक्शन के माध्यम से अपनी चीजें को, क्योंकि आपका रोल ये नहीं है कि आप उनको चीजें लाके पकड़ाएं या उनके लिए करवा के दें या अपने नेटवर्क से दें, बट कि उनको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्डअप करें कि वो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपनी हैंड होल्डिंग के लिए आपके माध्यम से, है ना, और अपनी ताकत से उन चीजों को सरकार से बात करते हुए, सरकार से नेगोशिएट करते हुए, लॉबी करते हुए अपनी चीजों को करवाएं, चाहे वो प्रोग्राम्स के माध्यम से हो, चाहे किसी स्कीम के माध्यम से हो, चाहे वो किसी बेनिफिट के रूप में हो। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, डिसेबिलिटी का ही ले लीजिए। 2016 से पहले कुछ खास डिसेबिलिटीज ही डिसेबिलिटी एक्ट में कवर होती थी। 21 कैसे हुए? इनके पीछे लड़ाई लड़ी गई है, इनके पीछे कानूनी लड़ाई लड़ी गई है, कानून में संशोधन किया गया है। तो मतलब कई ऐसे समाज सेवी संगठन रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, स्ट्रीट वेंडर्स कम्युनिटी। आज की डेट में पूरे देश में जो है कहते हैं कि एक मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर मैं इस पर जवाब दूंगा। मुझे ये बताएंगे गैर संगठित और संगठित क्षेत्र क्या होते हैं? मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा सोचिए और मुझे पहले बताइए, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। गैर संगठित और संगठित क्षेत्र क्या है? कोई बोलेगा? चंद्रवीर का हाथ उठ रहा है, प्लीज जल्दी से। सर, गैर संगठित संगठन या क्षेत्र लोग वे हैं जिनका कोई संगठन नहीं है या किसी एनजीओ के द्वारा वो रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे हमारे समाज में हम देखेंगे तो कुछ मजदूर जो किसी की दिहाड़ी पे जाते हैं या कहीं बहुत अच्छा, किसी के खेतों में काम करते हैं, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत अच्छा। और संगठित क्षेत्र वो है सर जो हाँ किसी एनजीओ के या किसी सरकारी संस्थान के वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। वेरी गुड। अभी ना ये सेशन ब्रेक होगा, फिर दोबारा शुरू होगा, बीच में माइंड नहीं करना क्योंकि कुछ इनकी पॉलिसी है फ्री वाले के सेगमेंट की। तो बहुत अच्छा आंसर दिया। तो गैर संगठित क्षेत्र वो है जिसमें कि संगठन नहीं है, ना कानूनी रूप से कोई संगठन बनाने की कोशिश की गई। तो स्ट्रीट वेंडर जो है अभी तक का एक बहुत बड़ा गैर संगठित क्षेत्र रहा है। और मैं आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड में अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो मोर